सीरीज़ का ये तीसरा पार्ट है। हमने पहले 2 पार्ट में देखा बेसिक गेटिंग स्टार्टेड विद वेब डेवलपमेंट था, HTML और CSS को हमने देखा थियोरेटिकली, फिर प्रैक्टिकली हमने देखा CSS की बेसिक्स देखी सारी की सारी कि CSS3 क्या है, उसके अंदर ग्रिड और फ्लैक्स का सिस्टम क्या है, ठीक है। लेकिन अगर हम बेसिक कोर चीज़ों को लेके चलने शुरू हो जाएं, ठीक है, CSS के लिए काम करना शुरू करते हैं, जैसे कि हम अपना रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के ऊपर। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन ये होता है कि आपके पास एक मुख्तलिफ़ किस्म की एक्चुअली डिवाइसेस होती हैं जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट चलती है। मिसाल के तौर पे आपने एक वेबसाइट बनाई, उसको कोई बंदा मोबाइल पे भी खोल सकता है, टैबलेट पे भी खोल सकता है, और उसको एक बंदा अपने लैपटॉप पे खोल सकता है, उसको एक टीवी पे खोल सकता है। तो इन चारों की चारों मुख्तलिफ डिवाइसेस यानी मुख्तलिफ लेआउट्स और मुख्तलिफ मीडिया स्क्रीन्स के ऊपर आपका डिज़ाइन कैसा नज़र आएगा, ठीक है, ये आपके पास रिस्पॉन्सिवनेस होती है आपकी। आप इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, अपने CSS की क्लासेस के थ्रू। तो अगर आप खुद मीडिया की क्यूरीज लिखना शुरू करते हैं तो वो काफ़ी लंबा काम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि फिर आपको मल्टीपल मीडिया स्क्रीन्स के लिए अपनी कस्टमाइजेशन सारी लिखनी पड़ती हैं और आपका फोकस जो है वो बिजनेस से हट जाता है बल्कि डिज़ाइन की तरफ ही चला जाता है। कस्टमाइजेशन की भी जाती है कुछ केसेस में जहाँ पे ज़रूरत हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हम फ्रेमवर्क्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मार्केट में इस वक्त कौन से रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं, किसको हम क्यों यूज़ करते हैं, हम उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। एजेंडा हमारा जो है वो ये है कि टॉप 3 रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क्स को डिस्कस किया जाए, फिर उनको कब यूज़ करना चाहिए और रिकमेंडेशन किस चीज़ की है। अच्छा, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्री बिल्ड कलेक्शंस होती हैं CSS की, जावास्क्रिप्ट की, और समटाइम्स हमारे पास HTML के कुछ टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं जिनको हम यूज़ करके तेज़ी के साथ आगे निकल सकते हैं अपनी डेवलपमेंट पे, अपना डिज़ाइन और अपने बिजनेस की वेबसाइट को तेज़ी से बना सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स को बनाने में हमारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को बनाने में हमारी मदद करते हैं ताकि आप मुख्तलिफ स्क्रीन के ऊपर अपनी तसल्ली से अपनी जो डिज़ाइन है जो उसको रेंडर कर सकें और वो ठीक तरीके से लेआउट रेंडर हो सके। हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव करते हैं, डिज़ाइन की कंसिस्टेंसी हमें थ्रू आउट देते हैं, और ये हमें रेडी टू यूज़ कंपोनेंट्स जैसे कि बटन्स, नेविगेशंस बार, ग्रेड्स, और आपके पास कार्ड्स आ जाते हैं, डायलॉग्स आ जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें देते हैं ताकि हम तेज़ी से यूज़ कर सकें, तेज़ी से अपनी डेवलपमेंट अपनी वेबसाइट बना सकें। पहला फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है जिसका करंटली 5.3 वर्जन जो है जी मार्केट में चल रहा है। इसकी कैपेबिलिटीज़ ये हैं कि ये इसका एक बहुत ही पावरफुल ग्रिड रिस्पॉन्सिव लेआउट सिस्टम मौजूद है, और इसमें कंपोनेंट्स बने बनाए मौजूद हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। मॉडल्स, ड्रॉप डाउन क्लॉजल्स और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, लिस्ट हो गई, आपके पास ये मौजूद हैं। रिस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी आपके पास, स्पेसिंग और यूटिलिटीज़ मौजूद हैं, ठीक है। इसको कब यूज़ करना चाहिए, इसको उस वक्त यूज़ करना चाहिए जब आप कोई प्रोटोटाइप बना रहे हो और आपका फोकस जो हो वो बिज़नेस के ऊपर हो, ठीक है, ना कि डिज़ाइन के ऊपर हो। पॉलिश वेबसाइट आपको ऑलरेडी बहुत सारे तो टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं गेटिंग स्टार्टेड के लिए। बूटस्ट्रैप एडमिन के और टेम्पलेट बड़ा मशहूर है, काफ़ी अच्छे से वो लोगों ने यूज़ भी किया, इसलिए ये बिगिनर फ्रेंडली है, ठीक है, और इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़बरदस्त किस्म की मौजूद है, ठीक है। हम उस पर जाते हैं, ठीक है, ये बूटस्ट्रैप 5 के आपको दिखाएंगे भी प्रैक्टिकली इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। दूसरा जो फ्रेमवर्क है हमारे पास वो आपके पास आ जाता है टेलविंड का। अगर आपको ना कोर कंपोनेंट्स चाहिए, छोटे बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि किसी चीज़ का बैकग्राउंड सेट करना, जैसे कि किसी चीज़ में मार्जिन रखना, पैडिंग रखना, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, तो आपको ये रेडीमेड ना ये बनी बनाई हुई चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे कि BG ब्लू लिखा तो ब्लू कलर अप्लाई हो गया, BG रेड लिखा, कुछ और लिखा, तो बेसिक जो कोर चीज़ें हैं वो। अब ये कोर चीज़ें यानी ब्रिक्स आपको दे दी गई हैं, आप इनसे खुद अपनी जो भी चीज़ वेबसाइट है वो बनाएं, वो क्लासेस हैं, जो डिज़ाइन हैं वो आप खुद बनाएं। बूटस्ट्रैप में ऐसा नहीं था। बूटस्ट्रैप में आपको पूरी पूरी दीवारें थी, बस वो खड़ी की और आप अपनी बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हाईली कस्टमाइजेबल होता है, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइट वेट इस वजह से होता है कि इसमें नेसेसरी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जो कोर कंपोनेंट्स होते हैं वो दिए होते हैं, और फिर आपकी क्लासेस होती हैं, बाकी कोई चीज़ें ऐसी जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो मौजूद नहीं होती। परफेक्ट होता है जब आपके पास कस्टम डिज़ाइन और लाइट वेट ऐप्स हों, और इसमें आपके पास ना कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, तो फिर ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। लेकिन अगर आप शुरू से फ्रॉम स्क्रैच जो है वो नई चीज़ें लिखना चाहें और आप कंपोनेंट्स रेडीमेड कंपोनेंट्स को यूज़ करना चाहें तो बूटस्ट्रैप बेस्ट है। तीसरा फ्रेमवर्क है गूगल का। गूगल ने एक मटेरियल डिज़ाइन के लिए फ्रेमवर्क बना रखा है, और ये फ्रेमवर्क जो है, ठीक है,
गूगल के डिज़ाइन सिस्टम के मुताबिक है, उसकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड पैटर्न्स हैं उनके मुताबिक है, उसकी जो डिज़ाइन की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक है, ठीक है। रिएक्ट एंगुलर वगैरह हमको सपोर्ट करता है। रिएक्ट एंगुलर को तो खैर बूटस्ट्रैप वगैरह भी सपोर्ट करते हैं, उनकी भी लाइब्रेरीज वगैरह मौजूद हैं, लेकिन ये आपके पास तब यूज़ होता है जब आप गूगल से कुछ ज़्यादा ही जो है ना गाइडलाइंस ले रहे हो या गूगल के डिज़ाइन के स्टैंडर्ड्स को आपने फॉलो करना हो, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रिकमेंडेशन क्या है, कंपैरिजन करते हैं तीनों का, तो बूटस्ट्रैप जो है उसमें प्री डिज़ाइन कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, ग्रिड सिस्टम बहुत अच्छा है, बिगिनर फ्रेंडली है, तेज़ी के साथ आप काम कर सकते हैं, प्रोटोटाइप्स मौजूद हैं, पॉलिश्ड वेबसाइट्स आप फौरी तौर पे बना सकते हैं। टेल विंड में आपके पास यूटिलिटी फास्ट है, ठीक है, जो यूटिलिटी हैं छोटी छोटी वो बनी बनाई हैं, आप उनको यूज़ करें, अपने लिए क्लासेस खुद बनाएं। इसमें आपके पास ज़रा ईज़ ऑफ यूज़ उतना नहीं होता है, आपको कस्टम डिज़ाइन भी बनाने पड़ते हैं, लाइट वेट ऐप्स वगैरह के लिए बेस्ट है ये। मटेरियल डिज़ाइन जो है उसमें गूगल स्टाइल कंपोनेंट्स जो है अलॉन्ग विद एनिमेशंस मौजूद हैं। बिगिनर फ्रेंडली किसी हद तक है, अगर आप गूगल की के डिज़ाइन जो डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना चाहते हैं उसके रूल्स के मुताबिक, तो ठीक है, फिर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। रिकमेंडेशन इसमें यही है भाई कि जो जल्दी वाला काम है, जो आपको क्विकली गेटिंग स्टार्टेड भी हो, ईजी भी है और तेज़ी से आप काम कर सकते हैं, उसके लिए आप बूटस्ट्रैप को ही यूज़ करें। प्रैक्टिकली हम देखते हैं इसको, हम अपने इसमें चले जाते हैं आईडी में, विजुअल स्टूडियो कोड है ये, ठीक है। मैंने ऑलरेडी फाइल बना रखी है, 3 फोल्डर बनाए हुए हैं, बूटस्ट्रैप का, मटेरियल डिज़ाइन का और टेलमेंट का। बूटस्ट्रैप 5 के ऊपर जाते हैं। बूटस्ट्रैप 5 को का ये सादा सा एक पेज है HTML का, इसमें हमने बूटस्ट्रैप 5 को यहाँ पे इंटीग्रेट कर रखा है। तो ये एक रेफरेंस है CDN की। CDN हमारे पास एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है जो कि हमारे पास ग्लोबली हमें तेज़ी के साथ चीज़ें तेज़ी के साथ इसलिए एक्सेस करता है कि रीजन वाइज इन्होंने अपने सर्वर्स बना रखे होते हैं जहाँ पे इन्होंने डेटा होस्ट कर रखा होता है। वो हमारे पास मल्टीपल एप्लीकेशंस उनकी मौजूद होती हैं जो आपको नज़दीक पड़ता है वहाँ से डेटा सर्व कर देते हैं। तो मैं इसकी लोकल रेफरेंस भी डाल सकता था, मैं डाउनलोड करके अपने किसी फोल्डर में बूटस्ट्रैप को रख सकता था और लोकल रेफरेंस डाल सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे CDN यूज़ की है। प्रोडक्शन में भी हम मोस्टली यही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने CSS की रेफरेंस दी हेड के अंदर, ठीक है, हेड के सेक्शन में, HTML के पेज के हेड के सेक्शन में हमने ये दी, और बिल्कुल बॉडी यहाँ पे एंड हो रही है, वहाँ पे जावास्क्रिप्ट की एक फ़ाइल जो है उसको इंक्लूड कर दिया। जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल इसलिए इंक्लूड की है कि बूटस्ट्रैप के अंदर बहुत से यहाँ पे कंपोनेंट्स बने हुए हैं और उनके इवेंट्स वगैरह को हैंडल करने के लिए जावास्क्रिप्ट ज़रूरी होती है। यहाँ पे इस तरह से अगर कंपेयर करें इसको टेलमेंट के साथ, तो टेलमेंट में JS की फ़ाइल नहीं मौजूद, वो उसमें आपको CSS की रेफरेंस से ही काम चल जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके कंपोनेंट्स आप खुद जो है ना मैनेज करते हैं, उसका जो कोड होता है वो भी आपको खुद लिखना पड़ता है, डायलॉग्स को ओपन करने का, क्लोज करने का, ये वो प्रैक्टिकली आगे जाके वो हम देख लेंगे। तो ये नेविगेशन का एक कंपोनेंट है बना बनाया बूटस्ट्रैप का, हमने इसको यूज़ किया है। इसके अंदर हमने अपने कुछ नेविगेशन के लिंक्स डाल दिए, ये आपको दिखा देंगे अभी। और बॉडी में इसकी हमने एक जो कंटेनर रखा है उसके अंदर एक पैराग्राफ डाल दिया और एक बटन डाल दिया है। और इसके कंपोनेंट्स जो हैं इसके लिए मैंने एक हाइपरलिंक लगाया हुआ है। कंपोनेंट्स इसके मैंने आपको दिखाने के लिए एक अलग पेज के ऊपर बना रखे हैं। तो मैं F5 करता हूँ बगैर डिले के, यहाँ पे ये बूटस्ट्रैप आ गई, ये इसका नेविगेशन बार आ गई, ये मेन्यूज़ वगैरह आपके मौजूद हैं, ठीक है। इसी में इसमें ये आपके पास आपको हेडर नज़र आ रहा है, फिर आपका पैराग्राफ नज़र आ रहा है, फिर ये बटन नज़र आ रहा है, और ये मैंने बटन लगाया हुआ है कि आप इस पर क्लिक करें और इसके कंपोनेंट्स को देख लें। ये अलर्ट डाला गया, इन्फो का भी हो सकता है, अलर्ट भी आपके पास डेंजर भी हो सकता है और प्राइमरी भी हो सकता है, मुख्तलिफ किस्म हैं, वार्निंग भी हो सकता है, ठीक है। ये आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सक्सेस डाला हुआ है तो ये ग्रीन कलर का आया हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको अलर्ट डालेंगे, डेंजर डालेंगे अलर्ट को तो वो रेड हो जाएगा, वार्निंग डालेंगे तो येलो हो जाएगा। और ये इसका कार्ड का कंपोनेंट है, ठीक है। ये एक बेसिकली फॉर्म की एग्जांपल है जिसमें हमने इनपुट बॉक्स, ईमेल, पासवर्ड और सबमिट का ये बनाया हुआ है। लिस्ट की एक एग्जांपल डाली हुई है और ये इसका डायलॉग है, ठीक है। आप इसके डायलॉग को क्लोज कर सकते हैं यहाँ से क्लोज करके, ठीक है। इसी तरह से हम अच्छा, इसकी रेफरेंस जो है ना वो अगर आप देखें तो बूटस्ट्रैप 5 की वेबसाइट पे चले जाएं, ठीक है, आपको यहाँ पे इसके सारे कंपोनेंट्स नज़र आ जाएंगे। जैसे कि आपको लेआउट के सेक्शन में अगर आप चले जाएं यहाँ पे तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाता है ग्रिड सिस्टम इनका पूरा 12 कॉलम की बेस पे ये ग्रिड होता है और इसकी क्लासेस जो होती हैं, ठीक है, ये यहाँ पे 12 की बेस पे इसकी क्लासेस जो होती हैं ये आपके पास एक्स्ट्रा स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल और फिर इससे भी ज़्यादा XSL भी आ जाता है, ठीक है। इनकी रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में कैसे होती है, ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड है, डॉट कॉलम आप डिफाइन करेंगे ही करेंगे। साथ में SM डालेंगे तो स्मॉल हो जाएगा आपका, मीडियम डालेंगे तो
मीडियम हो जाएगा। यानी ये डिफरेंट मीडिया साइज़ के ऊपर आपको अपनी स्क्रीन यानी अपना कंपोनेंट कैसे डिस्प्ले करना है, तो वो आप जो है एसएम या मीडियम कॉलम ये जो क्लासेस हैं इनके मुताबिक सिस्टम को दिखाते हैं कि जब मेरे पास ठीक है स्क्रीन इस साइज़ की हो, ठीक है, तो मेरे पास आपने जो कॉलम डिस्प्ले करना है स्मॉल स्क्रीन पे इतने कॉलम डिस्प्ले हों, मीडियम पे इतने होने चाहिए, लार्ज पे इतने होने चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे मोबाइल के ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, लेकिन मीडियम स्क्रीन के ऊपर आप चाहते हैं कि आपके 3 कॉलम डिस्प्ले हों। इसी तरह से आप कहते हैं जी कि जो लार्ज स्क्रीन है उसके ऊपर ज़्यादा कॉलम डिस्प्ले हों। इसी को हम यहाँ पे F12 करते हैं डेवलपर टूल्स में जाके, ठीक है। मैं इसको ज़रा सा नीचे ले जाऊँ, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ जी कि यहाँ पे जब हम रिस्पॉन्सिवली देखेंगे इसको, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, तो ये देखें अब इसका लेआउट सारा चेंज हो गया, ठीक है। ये मीडिया स्क्रीन डिफरेंट हुई तो ये डिफरेंट हो गया। तो इसीलिए हम अपने कंपोनेंट का बता सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पास स्क्रीन का साइज़ जब लार्ज हो तो 4 आप डिस्प्ले कर दो कॉलम, और 3 अगर छोटी हो मीडियम हो तो 2 कर दो, स्मॉल हो तो 1 कर दो। ये आप पे डिपेंड करता है। इस तरह से आप इनकी क्लासेस को यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल्स जो है वो सारी यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। कि आपने एक रो डिफ़ाइन की है, ठीक है। रो के अंदर आपने कहा जी, ठीक है, कि मेरे जो कॉलम्स हैं, ठीक है, ये पहले आपने कॉलम डिफ़ाइन किया। कॉलम 6 आपने कहा ये वाला दरम्यान वाला जो कॉलम है ये लेगा, और फिर आपने कॉलम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए यहाँ पे। तो 6 कॉलम यहाँ पे आगे, 3 यहाँ पे आगे, 3 यहाँ पे आगे, ठीक है। ये प्रैक्टिकली आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसलिए मैंने इस कॉलम के बारे में कहा कि 5 कॉलम ये लेगा, ठीक है। अब बाकी जो बच्चे हैं 5 के बाद 12 में से 5 निकाल दें, ठीक है, तो उनको डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये 2 जो कॉलम्स हैं ये खुद अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली कहते हैं जी कि नहीं, अगर स्क्रीन लार्ज हो, ठीक है, तो 2 कॉलम इसको आपने देने हैं, ठीक है। और स्क्रीन मीडियम हो तो ऑटो इसको मैनेज आपने कर देना है। स्क्रीन लार्ज हो तो फिर अगेन आपने कहा है जी कि इसको, ठीक है, आपने 2 कॉलम देने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप डिज़ाइन डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि आपके पास अगर स्क्रीन का साइज़ जो है, ठीक है, वो ये हो तो ये करो। जैसे देखें मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल है, ठीक है, कि अगर आपके पास स्क्रीन जो है, ठीक है, वो मीडियम हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ठीक है। अगर कहते हैं स्क्रीन अगर स्मॉल है, कहते हैं स्मॉल हो तो 8 पहले कॉलम, पहला जो कॉलम है उसके जो ग्रिड सिस्टम है उसके मुताबिक 8 कॉलम्स उसके इसको दे दें कॉलम को, और 4 जो है वो दूसरे को दे दें। इसी तरह से कहा कि अगर स्क्रीन आपके पास स्मॉल है तो आप इस तरह से जिन कॉलम्स को डिवाइड कर दें, ठीक है, डिवाइड करके 3 हिस्सों में तकसीम कर दें और इनको दे दें। तो ये जैसे जैसे आप क्लासेस जो है ना उनको अप्लाई करेंगे आपको आइडिया होता जाएगा। इस केस में आपने कहा, ठीक है, कि अगर आपके पास मीडियम साइज स्क्रीन है तो 8 कॉलम इसको दो, ठीक है। और अगर आपके पास यहाँ पे मीडियम साइज स्क्रीन है तो 4 इसको दो। लेकिन इसी तरह आपने कहा जी लार्ज स्क्रीन है तो उसमें इसका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। ये 8 और 4 है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कॉलम टिप, मैं इसकी स्क्रीन को साइज को चेंज करता हूँ तो आपको दिखा पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो बिहेवियर होगा, ठीक है, वो डिफरेंट हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे बिहेवियर डिफरेंट होता जाएगा। देखें अब स्क्रीन क्योंकि स्मॉल हो गई है, ठीक है, तो फिर इसका बिहेवियर भी डिफरेंट हो गया, ठीक है। लार्ज स्क्रीन पे और बिहेवियर होगा, स्मॉल पे और होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें। तो खैर ये जब हम प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है, आगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है, ठीक है। ये जैसे जैसे आप स्क्रीन का साइज़ चेंज करते जाएंगे, ये देखें ये खुद को चेंज करता जाएगा, उसके मुताबिक मेन्यूज़ भी देखें उसमें चलेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली यही है, ठीक है। अब इसमें हम बूटस्ट्रैप को बंद करते हैं, ठीक है। बाकी जो फ्रेमवर्क्स 2 बच के उनको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेलविंड है। टेलविंड के बारे में हमने पहले भी आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ CSS की रेफरेंस हमने CDN में यूज़ की हुई है। तो ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, टेलविंड की। ये इसका कोड है सिंपल सा। हमने यहाँ पे एक हेडर डिफ़ाइन किया और टेलविंड का जो ब्लू कलर डिफ़ाइन था वो डाल दिया, ठीक है। टेक्स्ट का साइज़ स्पेसिफाई कर दिया, हेडर की क्लासेस बता दी, हेडर आपके पास इस तरह की ये क्लासेस उसके ऊपर अप्लाई करें। इसी तरह से हमने बेसिक पेज टेलविंड CSS के नाम से एक पैराग्राफ बनाया, लेकिन इसको कहा कि इसको बटन से मार्जिन अप 4 रखें, ठीक है। और इसी तरह बेसिक जो हमारे जो हमारे कोर क्लासेस हैं हम वो सारी की सारी इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट आपके पास ये आ रहा है। इसके कंपोनेंट्स भी मैंने डिफ़ाइन किए हुए हैं। कंपोनेंट्स का फॉर्म कंपोनेंट ये आ गया, डायलॉग इसका ये आ गया,
लिस्ट इसकी ये आ गई, ठीक है। और कंपोनेंट्स के पेज को आप देखें अगर, ठीक है, तो इसमें हमारे पास बेसिक सारी क्लासेस अप्लाई हुई हैं, यानी मार्जिन फ्रॉम बॉटम 6 रखते हैं, कंटेनर है उसके अंदर मार्जिन रखा हुआ है, फिर आपके पास पैडिंग रखी हुई है, ठीक है, मार्जिन फ्रॉम बॉटम है। तो ये इसके ऊपर अब हमने सारी की सारी एक लिस्ट ऑफ की क्लासेस जो है ना वो अप्लाई की हैं, जो कि बूटस्ट्रैप में देखें तो ये क्लासेस नहीं अप्लाई करनी थी हमें, सीधा सीधा हम अगर यहाँ पे इनपुट टाइप देते हैं उसको बता देते हैं कि फार्म कंट्रोल है तो ऑटोमेटिकली ये आ जाता है। इसीलिए मैंने कहा था कि इसकी कस्टमाइजेशन करनी पड़ती है तब काम चलता है। तो अब हम चले जाते हैं मटेरियल डिज़ाइन के ऊपर। मटेरियल डिज़ाइन के ऊपर भी हमने यही किया कि इसकी रेफरेंस एक डाल दी, ठीक है, यहाँ पे CSS की और यहाँ पे JS की, ठीक है। और क्योंकि इसके भी रेडीमेड कंपोनेंट मौजूद हैं तो इसके लिए JS की रेफरेंस भी हमने डाल दी। अब हम देखते हैं कि इसकी स्क्रीन कैसे नज़र आती है। तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रही है आपको। इसका कोड देखें तो हमारे पास बेसिकली ये मौजूद है। हमने एक कंटेनर डाला, उस पर लाइन किया, ठीक है, टैक्स को, ठीक है, फ्लो टैक्स को सेट किया, ठीक है, सेंट्रल लाइन की क्लास को यूज़ किया, ठीक है, और एक बटन जो है वो BTN की क्लास डिफाइन थी, हमने इसको यूज़ किया, क्लिक मी का वो नाम दिया, और फिर हमने इसके कंपोनेंट्स का एक लिंक डिफाइन किया। तो पेज के ऊपर देखें एज इट इज़ ये चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। इसका कार्ड की सैम्पल भी उन्होंने डाल रखा है, ठीक है, हमने यहाँ पे। अच्छा, तो हम मटेरियल के पेज पे जाते हैं, सेम वही चीज़, फार्म हमने डिफाइन किया हुआ है, डायलॉग हमारे पास एक इनका मौजूद है, ठीक है, लिस्ट मौजूद है और पैनल मौजूद है। तो अब ये आपकी चॉइस पे, ठीक है, अब ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपको कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करना है, आपकी कस्टमाइजेशन है नहीं है, आप गूगल से ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, ठीक है, या कुछ और है। जिस तरह से आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक आप कोई फ्रेमवर्क चूज़ करें और गेटिंग स्टार्टेड कर लें अपनी वेबसाइट के लिए।